आप सभी, मेरा नाम है मुकेश सुतार और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10+2 लेवल मैथ्स, जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, पीटीटी हो गया आदि गवर्नमेंट एग्जाम्स में काम आने वाली है। जुड़िए हमारे चैनल MS स्टडीज़ के 01 के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम ने हमने कुछ क्लासेस ले ली है और पिछली क्लास में शायद मैंने आपको भाजकता नियम पढ़ाया था, 1 से भाज्य, 2 से भाज्य ऐसे पढ़ाया था सभी। आज मैं कुछ एग्जाम्पल शायद करवाए थे और आगे भी करवाऊंगा और इस चैप्टर को आगे चलते हैं। तो भाजकता या डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई संख्या 1 से भाज्य है तो कैसे पता चलेगा। मैंने क्या बताया था कि सारी संख्या 1 से भाज्य होती है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, क्योंकि हर संख्या में, हर नंबर में 1 का गुणनखंड मौजूद होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि 2 से भाजकता कैसे चेक करेंगे। तो मैंने बोला था कि अगर कोई संख्या का अंतिम अंक यानी संख्या का अगर लास्ट डिजिट 2 से भाज्य है तो वो संख्या भी 2 से भाज्य होगी। और लास्ट डिजिट कौन सा हो सकता है? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 6, 8, यानी एक सम संख्या हमेशा 2 से भाज्य होगी। क्योंकि हमने जब नंबर्स को पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि सम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसके गुणनखंड में 2 हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट रहता है और इसे एक 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या बताया था 3 से भाजकता कि कोई संख्या 3 से भाज्य है या नहीं। तो मैंने क्या कहा था, 3 से भाजकता चेक करनी है तो डिजिट सम अगर 3 से भाज्य है तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। ठीक है। अगर संख्याओं का योग अगर 3 से भाज्य है तो संख्या खुद भी 3 से भाज्य होगी। फिर 4 से भाजकता में क्या बताया था कि अगर हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी संख्या जब पूछा जाए कि 2 की भाजकता कैसे चेक करेंगे तो आपको लास्ट का 1 डिजिट चेक करना है। अगर 4 की पूछा जाए तो लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग जाता है या नहीं जाता। 8 की चेक करनी हो तो लास्ट के 3 डिजिट, 16 की तो लास्ट के 4 डिजिट, 32 की तो लास्ट के 5 डिजिट और 64 की तो लास्ट के 6 डिजिट। इस प्रकार ये एक फॉर्म बनती चलती रहती है। तो आपने क्या समझा कि 2 से भाजकता को हमने पता लगा लिया। अगर 4 से भाज्य है तो हम कैसे पता लगाएंगे कोई संख्या 4 से भाज्य है या नहीं। तो लास्ट के 2 डिजिट में अगर संख्या 4 से भाज्य है तो संपूर्ण होगी। फिर मैंने बताया था 5 से भाजकता। तो मैंने क्या कहा था, अगर लास्ट में 0 या 5 मौजूद है तो संख्या 5 से भाज्य होगी। फिर 6 से भाजकता। तो हम 6 को कैसे लिख सकते हैं? हम 6 को लिख सकते हैं, हम 6 को क्या लिख सकते हैं, हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। फिर मैंने क्या बताया कि अगर कोई भाज्य संख्या की भाजकता चेक करनी हो तो हमें देखना है कि उसमें कौन से गुणनखंड मौजूद है। यानी हर भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अगर इसके जो गुणनखंड 1 और 6 के अलावा है, जिस भाज्य संख्या का गुणनखंड 1 और 6 के अलावा है, जब हम भाज्य संख्या की भाजकता चेक करते हैं तो हमें चेक करना है कि वह उनके सभी गुणनखंडों से भाज्य है या नहीं। यानी कि अगर संख्या 2 से भाज्य है या फिर 3 से भाज्य, यानी दोनों से अगर भाज्य है तो वही संख्या 6 से भाज्य होगी। 7 से भाजकता में क्या देखा था कि अगर हम अंतिम अंक को 2 गुणा करके जब बची संख्या में से घटाएंगे तो अगर संख्या 7 से भाज्य होगी तो कंप्लीट संख्या भी 7 से भाज्य होगी। फिर 8 से भाजकता मैंने बता ही दिया कि अंतिम के 3 अंक 8 से भाज्य हो। 9 से भाजकता में क्या करना है, आपको डिजिट सम करना है। अगर डिजिट सम 9 से भाज्य है तो संख्या भी 9 से भाज्य होगी। ठीक है। 10 से भाजकता में तो आपको सीधे ही बताया कि 10 क्या होता है कि 2 × 5 होता है और लास्ट में 0 आ रहा है। तो अगर संख्या का लास्ट में भी 0 आ गया तो वही संख्या 10 से भाज्य हो सकती है। 11 से क्या बताया था आपको कि अगर संख्या को बाईं या दाईं तरफ से जब एकांतर क्रम में अंकों को जोड़ा जाता है और उनका अंतर अगर 0 या फिर 11 हो या फिर ऐसी संख्या हो जो 11 से भाज्य हो तो ही वो संख्या 11 से भाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 12 से भाजकता कैसे चेक की थी? 12 से भाजकता चेक करने का एक बेसिक फॉर्म क्या होता है, 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 4 × 3। जब 4 और 3 दोनों से भाज्य होगी वहीं 12 से भाज्य होगी। फिर मैंने क्या बताया था, 13 से भाजकता में हम 13 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 3x। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है,
x की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, अगर संख्या के अंतिम अंक को 4 गुना करके बाकी संख्या में जोड़े और वो अगर संख्या 4 से भाज्य है, सॉरी 13 से भाज्य है, तो पूरी संख्या भी 13 से भाज्य हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 का पहला क्वेश्चन, यदि संख्या 32 468 अक्स 93। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या 32 468 अक्स 93 11 से भाज्य है, तो अक्स के कितने मान संभव है। ये संख्या 11 से भाज्य है। ठीक है, तो अक्स के हमें बताना है कि यहाँ पे अक्स के कितने मान संभव है। तो मैंने क्या बताया था कि 11 की भाज्यता कैसे चेक करेंगे, जब हम संख्या को एकांतर क्रम में जोड़ेंगे, अंकों को एकांतर क्रम में जोड़ना है हमें। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 + 4 + 8 + 9 फर्स्ट हो जाएगा। इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 8 15 और 9 24। फिर सेकंड में क्या आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी है, 2 + 6 + x + 3, तो कितना आ गया, 9 2 11 + x। फिर मैंने क्या बताया था, जब इनका अंतर अगर 0 या 11 या 11 से भाज्य होगा तभी संख्या 11 होगी। तो अंतर क्या हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये क्या आ रहा है, 24 - 11 + x। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये कितना आ रहा है, इसमें से घटाएंगे तो 13 - x। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 13 - x। तो x की एक कौन सी वैल्यू है ऐसी ले जिससे ये संख्या या तो 0 हो जाए या फिर 11 से भाज्य हो जाए। तो अगर हमें 0 या 11 से भाज्य कोई बनाना है तो x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, 12 बन जाएगा तो हमारे भाज्य नहीं होगा। फिर 2 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्यों, तो x की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 लेंगे तो हमारे 11 आ जाएगा जो 11 से भाज्य है। ठीक है, फिर क्या x की वैल्यू 3 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसलिए नहीं ले सकते कि यहाँ पे 13 बन जाएगा। 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 4 ले सकते हैं, नहीं। 5 6 7 8 9 10, नहीं 10 तक कुछ भी नहीं ले सकते। अगर हम या तो ले सकते हैं 2 लेकर इसको 11 बनाए, या फिर 13 लेकर 0 बनाए। तो क्या 13 ले सकते हैं हम, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x एक 1 डिजिट है, तो 13 यहाँ पे आ नहीं सकता। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, सिर्फ एक वैल्यू यानी 2। तो x का मान यहाँ पे कितना हो सकता है, 2। अगर ये x का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 8 2 10 3 13, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। जब ये 13 आ जाएगी तो हम इसमें से 13 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 11। तो जो एक 11 से भाज्य है। ठीक है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, सॉरी नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक 10,000 अंकों की संख्या का प्रथम व अंतिम अंक 4 है तथा बीच वाले सभी अंक समान है। यदि संख्या 11 से भाज्य है तो मध्य में कौन से अंक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक 10,000 अंकों की संख्या है, मतलब जो 4 से शुरू होती है और ऐसे चल रही है और 4 पे खत्म होती है। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं कि इसका प्रथम व अंतिम अंक 4 है तथा बीच के सभी अंक समान है। हमने क्या माना, बीच में कोई अंक x है जो बार बार x ही आ रहा है। ये कितनी बार आ रहा है, तो पूरी संख्या में 10,000 अंक है, तो इसमें से 2 निकल गए तो ये बाकी कितने बचे, ये आ रहा है 9,998 बार। ठीक है, समझ में आया कि पूरी संख्या में 10,000 अंक है और पहला और अंतिम 4 है, उसके अलावा बीच वाले सभी अंक समान है। बीच में अंक कौन सा ये नहीं पता हमें, लेकिन है सारे समान। तो बीच में हमने माना क्या, अंक x है, कोई x नाम का कोई अंक है। तो ये अगर पूरी संख्या में 10,000 अंक है, डिजिट है, और अगर 2 अंक ये हो गए तो बीच में कितने बचे, 9,998। फिर क्या कहता है कि यदि संख्या 11 से भाज्य है तो बताइए मध्य में कौन सा अंक हो सकता है। ये संख्या 11 से भाज्य है, ठीक है। तो हमें चेक करना है यहाँ पे क्या x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो जब हमने पता है 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 11 से भाजकता,
कि अगर संख्या को बाईं या दाईं ओर से जब एकांतर क्रम में अंकों को जोड़ा जाता है तो संख्या फिर उसका अंतर किया जाता है। अगर अंतर 0 और 11 आ रहा है तो संख्या भी 11 से भाज्य होगी। तो अब जब हम एकांतर क्रम में अंकों को जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्या बन जाएगा, 4 प्लस अक्स प्लस अक्स प्लस अक्स। तो यहाँ पे एक अक्स अक्स ऐसे अक्स ही अक्स है, तो सारी संख्या अक्स है। तो ये सारे अगर 9998 है तो पहली 4 कितने आ जाएंगे, यहाँ पे अक्स 4 के साथ ये आ जाएंगे 4999, ठीक है बार। फिर सेकंड में क्या बनेगा, सेकंड यहाँ से लाएंगे 4, फिर अक्स 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 ऐसे आएगा तो ये आ जाएगी 4 प्लस यहाँ पे भी अक्स प्लस अक्स, ये कितनी बार जा रहा है 4999 बार। तो हमने क्या देखा, जब हम दोनों तरफ से संख्याओं के एकांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो दोनों संख्या बराबर आ रही है। जब फर्स्ट और माइनस सेकंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है 0। अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, संख्या 11 से भाज्य है। लेकिन हमने भाज्यता तो चेक कर ली, अब अक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप एक चीज समझ रहे हो कि अगर यहाँ पे अक्स का मान 0 होता तो क्या फर्क पड़ता, कुछ पड़ता। अगर यहाँ पे 0 होता तो सारा 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, तो भी यहाँ उनका डिफरेंस 0 आना था। मतलब अक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। फिर अगर अक्स का मान 1 होता तो क्या होता, तो 1 को हम जोड़ते तो कितने बन जाते 4999। यहाँ पे 1 को जोड़ते तो कितने बन जाते 4999। फिर अगर डिफरेंस करते तो क्या आता, 0 आता, क्योंकि बराबर वैल्यू है तो 1 हो सकता है। अगर 2 होता तो क्या होता, अगर 2 होता तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती 9998। यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाती 9998, तब भी यहाँ डिफरेंस 0 आता, मतलब 2 भी वैल्यू पॉसिबल है। ऐसे अगर हम सभी को कुछ भी अंक रखे 0 से लेकर 9 तक तो वो सारे अंकों में डिफरेंस हमेशा 0 ही आएगा। क्यों आएगा कि यहाँ पे वैल्यू अक्स की वैल्यू बराबर है, दोनों जगह बराबर होने पर अक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो आप, अंतर डिफरेंस 0 ही आना है। तो यहाँ पे अक्स की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी ये सारे पॉसिबल है। तो अक्स की वैल्यू कितने मान है, एक्स के 10 मान पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिकल था कि जब अगर 10,000 अंकों की एक संख्या में पहला और अंतिम अंक अगर 4 है और बीच के सभी अंक समान है तो संख्या कैसे हमने अक्स मान के बना ली। फिर क्या कह रहा है, संख्या 11 से भाज्य है। तो हम जानते हैं 11 से भाज्य की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जब एकांतर क्रम में अंकों का योग करते हैं बाईं और दाईं तरफ दोनों से, फिर उस योग का दोनों योगों का अंतर करते हैं। अगर अंतर 0 और 11 आ रहा है तो संख्या 11 से भाज्य होगी। जब हमने योग किया तो ये आया पहली साइड, इस तरफ बाईं तरफ से, दूसरी साइड दाईं तरफ से ये क्या आया, ये आया। जब इनका अंतर किया तो 0 आ रहा है। 0 अगर अक्स की वैल्यू हम 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रखेंगे लेकिन डिफरेंस हमेशा 0 ही आएगा। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो अक्स के कितने मान है, 10 मान पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट 11 नंबर स्लाइड क्या कहती है का पहला क्वेश्चन कि 2 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे कितने हैं, 2 2 90 बार, 2 2 2 49 बार का स्क्वायर। जब इसमें क्या दे रखा है नीचे 9 से भाग देते हैं, शायद मैंने लिखना भूल गया, शेषफल बताओ, शेषफल क्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें अलग अलग, जब मैंने कहा था जब नंबर संख्या बहुत सी एक से ज़्यादा हो, चाहे वो गुणा में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे भाग में हो, चाहे माइनस में हो, अगर उन संख्याओं का शेषफल निकालना है किसी एक संख्या से भाग देकर तो अलग अलग निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, जब हम 2 में भाग देते हैं 9 का तो शेषफल कितना आता है, 2 ही आता है। ये कितना बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो बाहर तो स्क्वायर तो रहना ही रहना है। फिर जब हम 22 में 2 का भाग देते हैं तो ये कितना आता है शेषफल, यहाँ पे आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर बन जाए। फिर 222 में जब हम 9 का भाग देते हैं यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6। तो हमने क्या देखा कि एक फॉर्म बन रही है, जब एक अंक था तो यहाँ पे 2 आया,
जब 2 अंक थे तो यहाँ पे 4 आया, मतलब 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 बन रहा है। 2 यहाँ पे आ गया, 2 प्लस 2 यहाँ पे 4 आ गया, 2 प्लस 2 प्लस 2 यहाँ पे 6 आएगा। इस प्रकार ये पैटर्न आप जब तक कितने भी अंक हो उस अंक के हिसाब से आपका पैटर्न बनेगा और हमेशा उसमें ये शेषफल बचता रहेगा। ठीक है, तो आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 8 का स्क्वायर। ऐसे अगर लास्ट में अगर 49 बार 2 आ रहा है तो कुल मिलाकर उसका डबल, तो जितनी बार 2 आ रहा है उसका डबल ही तो आंसर हो रहा है। यहाँ पे 1 बार आ रहा है तो यहाँ पे 1 का 2 गुना या 2 करेंगे, 2 बार आ रहा है तो 2 का 2 गुना 4 करेंगे, तो 49 बार आ रहा है तो यहाँ पे क्या बन गया 49 का स्क्वायर। इसमें जब 9 का भाग देंगे तो शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हर संख्या एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है। जब सम संख्या है तो उसमें से 2 बाहर निकाल सकते हैं। जब 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर निकलेगा क्योंकि सारी संख्या स्क्वायर में। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, इसे लेके प्लस 49 का स्क्वायर। इसमें से 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। इसको हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें 2 का स्क्वायर को बाहर निकालेंगे 4 बन जाएगा। यहाँ पे n इंटू एन 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। तो इसका योग क्या सूत्र होता है, n इंटू n प्लस 1 यानी 50 आ जाएगा, इंटू 2n प्लस 1 यानी 99 आ जाएगा, अपॉन 9 इंटू 6 होता है। इससे काटेंगे ये 25 बार गया, फिर 3 बार गया, इससे काटेंगे ये 33 आ गया। जब इसमें गुणा करेंगे 4 इंटू 49 इंटू 25 इंटू 33 अपॉन 9 आ रहा है। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 4, यहाँ पे दिख नहीं रहा है शायद, तो लिख देता हूँ मैं। तो शेषफल कितना आ रहा है 4 में 4 का 4 आएगा इस शेषफल। 49 में देंगे तो 9 पंजो 45, यहाँ पे भी 4 शेषफल आ रहा है। 25 में देंगे तो 7 शेषफल आ रहा है और 33 में देंगे तो 6 शेषफल आ रहा है। इसमें वापस 9 से देंगे तो जब 4 चौक 16, ये कितना बन जाएगा 16 और 7 छंग 42। 16 में देंगे तो 7 आ जाएगा और 42 में देंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये कितना बचा 42 को 9, तो 42 में वापस देंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब इसका शेषफल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, बेहतर क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 की पावर क्यूब से लेकर क्वेश्चन नंबर सेकेंड 3 की क्यूब प्लस 33 की क्यूब प्लस 3 3 3 की क्यूब से लेकर कितनी बार है ये 3 3 48 बार उसका क्यूब, उसमें कितने का भाग दे रहे हैं अभी, इसमें से 9 का। तो ये भाजकता चेक करनी है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब हम 3 में 9 का भाग देंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 3 ही आएगा रिमाइंडर, ये आ गया। जब हम 33 में 9 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 6 आएगा, ये आ गया। तो 333 में 9 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, ये देखो 6 और 7 यानी 0 आएगा। तो 0 आएगा तो हम यहाँ पे 9 रख सकते हैं रिमाइंडर, हाँ रख सकते हैं सर। ऐसे जब तक, तो आप इसमें कौन सी फॉर्म बन रही है, इसमें ये बन रही है कि जब 1 था यहाँ पे 1 गुना, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 3 को 2 गुना कर दिया, यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 गुना कर दिया। अब आगे 4 डिजिट आएंगे तो मतलब क्या आएगा 12 का क्यूब। तो ऐसे जब 49 डिजिट है तो उनके डबल कितने हो जाएंगे 98 का क्यूब। ठीक है, गलत हुआ क्या, 3 को 2 1 गुना किया, 3 को 2 गुना किया, 3 को 49 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे 48 बार है क्या, 48 बार। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 8 144 का क्यूब। ठीक है, तो इसमें जब हम 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, ये एक फॉर्म बन रही है जहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है तो 3 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब ऐसे बच रहा है। इसमें 3 का कॉमन लेंगे तो 48 का क्यूब अपॉन 9। तो ये क्या है, ये 1 से लेकर n तक की संख्याओं के घनों का योग बन रहा है। तो घनों का योग का सूत्र क्या होता है, यहाँ से 3 कॉमन 27 बन जाएगा और यहाँ पे जब क्या
क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो n 48 इंटू 49/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बाहर एक ऐसी संख्या बन रही है 27 जो एक 9 से डिविजिबल है पूरी तरह। तो यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है। जब यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है तो एक ऐसी संख्या बनेगी जहाँ पे 9 का गुणनखंड मौजूद होगा। तो ये संख्या में शेषफल क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर r बराबर 0। ठीक है, समझ में आया। तो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आप घर जाके वापस देखना और ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनका सोल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको दो चीज पढ़ाने वाला हूँ। क्या कि पहला तो क्या कि अगर कोई संख्या, एक ऐसी संख्या जिसमें 6 डिजिट हो और वह एक ही प्रकार के हो सभी, जैसे हो गया 3 3 3 3 3, लेकिन एक ऐसी संख्या जो जिसमें 6 अंक हो और वो सभी एक ही अंक की पुनरावृत्ति करके बनाई गई हो, तो वो संख्या हमेशा 7 11 और 13 से भाज्य होगी। 7 11 और 13 से हमेशा भाज्य होगी। तो आपको क्या पता चला कि अगर किसी संख्या के तीनों अंक 6 अंक अगर एक ही डिजिट से बने हुए हो तो वो संख्या हमेशा 7 11 और 13 से भाज्य होगी। ठीक है, दूसरा आपको क्या रखना है याद, दूसरे याद ये रखना है कि अगर कोई संख्या 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके अगर किसी 6 अंकों की संख्या में पहले 3 अंक और अंतिम 3 अंकों का अंतर अगर 7 11 और 13 से भाज्य है तो वो संख्या भी 7 11 13 से भाज्य होगी। अगर जैसे हो गया 3 4 3 वापिस 3 4 3, ये इसमें एक ही अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इसमें पहले 3 अंक और अगले 3 अंक अलग अलग है। चलो ये तो मैंने सेम ले लिया, मतलब मेरा कहने का मतलब अगर ऐसी संख्या पॉसिबल हो जिसमें शुरुआत के 3 अंक और अंतिम 3 अंक इनका अंतर अगर 7 11 और 13 से भाज्य है तो संख्या भी 7 11 और 13 से भाज्य होगी। ठीक है, दो मैंने आपको क्या बताया, अगर अंकों का संख्या में सभी अंक एक ही अंक की पुनरावृत्ति करके आ रहे हैं और तो 6 अंकों की प्रत्येक संख्या 7 11 और 13 से भाज्य होगी। अगर संख्या का अंतर 7 11 और 13 से भाज्य हो रहा है 3 अंकों का, तो भी वह 7 11 13 से भाज्य। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक 6 अंकों की संख्या 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार पुनरावृत्ति करके बनाई गई है, जैसे 23 23 23, तो आदि तो ये संख्या सदैव किससे भाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर नहीं है, हमने माना कि एक संख्या है 23 23 23। ठीक है, ये 6 अंकों की संख्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इसे एक बेसिक फॉर्म बनाएंगे इसकी। कैसे, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2,30,000 प्लस 2300 प्लस 23, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, जब इनको वापस जोड़ोगे तो यही आना है। अगर हम इनको ऐसे लिख सकते हैं तो क्या इसमें 23 कॉमन आ सकता है, हाँ आ सकता है। अगर इसमें से 23 कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, प्लस ये कितना बनेगा 2, प्लस ये कितना बनेगा 1। तो ये क्या बन जाएगा 23 इंटू, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 0 4 0 2 0 और 1 1 0 1 0 1, तो क्या आ रहा है 1 0 1 0 1। तो ये क्या बन गई 23 इंटू 1 0 1 0 1। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है ऑप्शन में से कि जब भी कोई 6 अंकों की संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 अंकों की जब भी कोई 6 अंकों की ऐसी संख्या जिसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी 1 0 1 0 1 से। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है फर्स्ट। ठीक है,
ऐसी संख्या 10101 से भाज्य होगी। क्यों होगी? आपने निकाला कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे 23 को कॉमन लिया तो क्या बचा, इनका योग ये आ गया। ठीक है, अब 23 की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन वो होगा हमेशा इस फॉर्म में। यहाँ पे बाहर जो संख्या होगी वो बाहर रहेगी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इससे भाज्य होगी ना हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट शेषफल ज्ञात करने में क्या बोल रहा है कि 4 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 87 बार। संख्या है 4 इसकी आ रही है 87 बार। जब इसमें 7 से भाग दिया जाता है तो ये कितना शेषफल आता है? ठीक है, तो मैंने क्या बताया था अभी, अगर कोई 6 अंकों की संख्या एक ही अंक की पुनरावृत्ति करके बार बार बन रही है तो वो हमेशा 7, 11 और 13 से भाज्य होगी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये संख्या 6 ही अंकों की होती, सिर्फ मतलब ऐसी संख्या होती जिसमें सिर्फ 6 ही अंक होते तो ये हमेशा 7 से भाज्य होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम संख्या को ऐसे लिख लें कि 4 4 4 4 4, ये पहले के 6 अंक हो गए, फिर अगले वापिस 6 अंक हो गए। अगर हम संख्या को 6 अंकों में बांट दे, अलग कर दे, तो ये भाज्य हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि शुरुआत के 6 अंक भाज्य हो गए, वापिस 6 अंकों तक जब संख्या जाएगी तो ये पूर्णतः भाज्य हो जाएगी, जब वापिस 6 अंकों तक जाएगी तो ये पूर्णतः भाज्य हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे हमें पता चल जाए कि जब हम 6 अंकों को संख्या में बांट कर जब हम देखते हैं कि लास्ट में कितने अंक बच जाएंगे, अगर 6 बच जाएंगे तो संख्या पूर्णतः भाज्य हो जाएगी, अगर लास्ट में 6 अंक नहीं बचेंगे तो संख्या में शेषफल रहेगा। तो जब ये कैसे पता चलेगा, जब 87 को हम 6 के अंकों में डिवाइड करेंगे तो कितने अंक बार डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे भाग दिया तो ये जाएगा 1 बार, ये बच्चे कितने हैं 2, 27, 6 चौक 24, मतलब तो यहाँ पे क्या पता चला है कि रिमाइंडर आ रहा है 3। ठीक है, 3 रिमाइंडर से हमने क्या समझा कि अगर जब हम संख्या को 6 अंकों के रूप में पार्ट में बनाएंगे तो लास्ट में 3 डिजिट बच जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि लास्ट में 6 डिजिट की संख्या पूरी कंप्लीट नहीं होगी। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब 6 अंकों की संख्या में पूर्णतः भाग जा सकता है तो क्या 3 में भी जा सकता है, लास्ट 3 बच जाएंगे तो हम चेक कर लेंगे। जब लास्ट के 3 डिजिट बचेंगे तो उसमें 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 संग 42 बच्चे 2 7, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना होगा 3 होगा। क्यों होगा? जब भी हम 6 अंकों तक जाएंगे तो संख्या भाज्य होगी, नेक्स्ट 6 अंकों में वापस भाज्य हो जाएगी, तो ऐसे चलती रहेगी। लेकिन लास्ट तक जब हम पहुंचेंगे तो लास्ट में 3 ही डिजिट बचेंगे जब 6 अंकों की संख्या का पैटर्न बनाएंगे। अब अगर 3 डिजिट बच जाएंगे तो वो इनमें 7 से भाज्य है या नहीं, तो ये चेक किया तो इसमें 3 का रिमाइंडर आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ, पूरी संख्या में 3 का रिमाइंडर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 7 7 7 112 बार, सेकेंड क्या कह रहा है 7 7 7 112 बार, जब इसमें 13 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैंने अभी क्या बताया था कि 6 एक ही अंक की पुनरावृत्ति करके बनने वाली 6 अंकों की संख्या हमेशा 7, 11 और 13 से भाज्य होगी। तो ये सेम ही क्वेश्चन है। अभी हमें देखना है कि लास्ट में यहाँ पे कितने डिजिट बच जाएंगे जब इसमें 6 का भाग देंगे। तो एक बार गया बच्चे 5 52, तो 6 8 48 मतलब 3, इसमें भी रिमाइंडर 3 बच रहा है, 3 बच रहा है तो लास्ट में कौन सी संख्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 3 7 7 7। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आएगा, 4 आएगा, ये संख्या बन जाएगी। अब हमें देखना ये संख्या 7 से भाज्य है या नहीं, तो ये कितनी बार जाएगा 13 छक्की 78, मतलब नहीं जा रहा है, 12 बच रहा है रिमाइंडर, 13 पंजो 65 12, तो ये कितनी बार 12 और 127, तो 127 में जब 13 का भाग देंगे तो अगर 130 होता तो ये जाता, मतलब 117 रिमाइंडर, मतलब 10 107 13 पंजे 65 13 37 91 13 ठीक 104, मतलब इसमें भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 3। ठीक है, समझ में आया कि जब भी एक अंक की पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की संख्या बनेगी तो 7, 11 और 13 से हमेशा भाज्य होगी। तो हम देख लेंगे ये 6 अंकों की कितनी बार पैटर्न बन रहे। तो हमने देखा जब इसमें 6 का भाग दिया
एक कुल 112 अंक है, तो हमें पता चला कि 6 अंकों के कितने पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे, 1 और 5 18, मतलब 18 पैटर्न तो 6 अंकों के बन जाएंगे। लास्ट में 4 अंक बच जाएंगे, लास्ट में 4 अंक बच जाएंगे। तो 4 अंकों की संख्या लास्ट में बचेगी, तो वो हमें पता नहीं है कि 7 से 13 से भाज्य है या नहीं, वो जब हम इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आप पढ़ो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 64 26 42 64 64 26 42 64 26 42 64 26, ऐसे कितने अंक बन रहे हैं, 149 बार। ठीक है, तो ये इसमें शेषफल 7 से भाग देने पर शेषफल बताओ, तीसरा क्वेश्चन। मैंने अभी क्या बताया था आपको सेकंड में कि ऐसी संख्या जिसके पहले 3 अंकों और अंतिम 3 अंकों का अंतर अगर 7 से भाज्य है, 7 11 और 13 से, तो संख्या भी 7 11 13 से भाज्य होगी। तो ये 6 अंकों की संख्या क्या बन रही है इसमें, 642 642 और 642। हम देख रहे हैं कि इसमें 3 अंकों का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, प्लस 6 अंकों की संख्या इसमें क्या बन रही है, ये बन रही है। इसमें हम जब पहले 3 अंकों और अंतिम 3 अंकों का जब अंतर करेंगे तो अंतर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, संख्या 7 से विभाजित है। अब हमें देखना है कि जब इसमें 149 अंक है तो कितने पैटर्न बनेंगे जो 7 से भाज्य है, देख लेंगे। जब 149 में 6 का भाग देंगे तो कितना बचेगा शेषफल, यहाँ पे बचेगा 6 दूनी 12 2 29, मतलब 5, रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 5। इसका क्या मतलब हुआ कि लास्ट में 5 पद एक ऐसे बच जाएंगे जिनका हमें पता ही नहीं है 6 से भाज्य है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो लास्ट के 5 पद कौन से हो जाएंगे, 64 42 और 64, ये हो जाएगा। इसमें हमें 5 से भाग दे के देखना है, तब इसमें 6 से भाग 7 से भाग दे के देखना है कि ये 7 से भाज्य है या नहीं है। इसमें भाग देंगे तो 9 7 63, एक जाएगा 12, एक जाएगा बचे 5 56, 8 7 56 बचे 4, 1 मिनट, 9 7 63 और बच्चा शेषफल 1 12, 12 में 7 कर देंगे, रिमाइंडर शेषफल बचे 5 5 56, 8 7 56 कंप्लीट जा रहा है 4 तक भी। तो रिमाइंडर क्या बचाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचाएगा 4। ठीक है, समझ में आया कि यहाँ पे 3 अंकों का अगर अंतर देख रहे हैं तो डिफरेंस, अंतर कितना आ रहा है, अंतर हमारे पास 0 आ रहा है। अगर अंतर 0 है तो संख्या 7 4 11 और 13 से हमेशा भाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 19 19 19 19 19 19। ठीक है, 249 अंक, 249 अंक, ये देखना है हमें 7 से भाज्य है या नहीं है, 4 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 अंकों की रिपीटेशन हो रही है, मतलब 1 अंक की रिपीटेशन वाला 6 का मेथड यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या लेंगे, इसमें 3 अंक लेंगे, पहले के 3 अंक, फिर अगले 3 अंक कौन से हो गए, 119। अब हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस से भाज्य है या नहीं। तो डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस चाहे आप किधर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 919 में से 193 घटाएंगे तो ये यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे 11 तो 2 आएगा, यहाँ पे 7 आया, तो 728 हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। अब देखना है वो 7 से भाज्य है ही नहीं, एक बार गया 0 आएगा, 28 7 हो गए। तो 728 एक ऐसा नंबर बन रहा है जो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 7 से हमेशा भाज्य है। तो डिफरेंस कितना है यार, 728 में 7 से भाग देंगे तो ऑलवेज जाएगा, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 6 अंकों की जो संख्या बनेगी वो 7 से हमेशा भाज्य होगी। तो हमें देखना है कि 6 अंकों के कितने पैटर्न बनेंगे। तो पूरे डिजिट कितने हैं, 249, तब इसमें 6 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 6 चौक 24 फूट तक गया, आया 2 मतलब 3, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो लास्ट के संख्या कौन से अंक बन जाएंगे, ये बन जाएंगी 191। अब हमें देखना है कि ये भी 7 से भाज्य है या नहीं। इसमें 7 से भाज्य गया
7 दूनी 14, 2 बार गया, बचे 5, 51 बन रहा है। 7 छंग 42, 7 7 49, तो 51 में भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2। ठीक है, आपको समझ में आया कि जब हमने यहाँ पे 6 अंकों की संख्या बनाई और उसके पहले 3 और अंतिम 3 अंकों के जब डिफरेंस किया तो डिफरेंस एक ऐसा नंबर आया तो 7 से भाज्य है। इसका क्या मतलब हुआ, पूरी संख्या भी 7 से भाज्य है। अगर संख्या 7 से भाज्य है तो हमें देखने हैं कि पूरे अंक को 249 अंक तक हमें 6 के कितने पैटर्न मिल रहे। तो हमने चेक किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे 3 संख्याएं रह रही है, बाकी सभी 6 के पैटर्न बन रहे। फिर हमने देखा कि अगर ये 3 संख्याएं रह रही है 3 डिजिट, तो क्या ये भी 7 से भाज्य है या नहीं। तो हमने क्या इनमें भाग दिया तो हमें पता चला कि ये 7 से भाज्य नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 शेष बच रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, पूरी संख्या में रिमाइंडर 2 आएगा। नेक्स्ट क्या पढ़ो, यदि हाँ ये थ्योरी है वो जो मैंने लिखाई थी पहले कि यदि किसी 6 अंकों की संख्या में प्रथम 3 तथा अंतिम 3 अंकों का अंतर यदि 7, 11, 13 से भाज्य है तो ये संख्या भी 7, 11, 13 से भाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। अब नेक्स्ट आपको क्या पढ़ाने वाला हूं मैं, आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है। पहला क्या कहता है, पहला कहता है अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने शायद आपने पढ़ा होगा कहीं भी, ये तो आया रहा है सिलेबस में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्योंकि इन सबको मैं सॉल्व करके नहीं बता सकता, ये तो कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, टाइम बहुत जाएगा सॉल्व करने में इससे। फिर क्या है ए स्क्वायर, दूसरी क्या है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ठीक है, तीसरा क्या बन रहा है ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 माइनस बी की पावर। इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे कुछ पैटर्न बन रहा है इसमें। बेसिक में आपको ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है कि जो संख्या, अगर ऐसी संख्या जिनमें दोनों में डिफरेंस हो और वो उनकी घातांक अगर सम हो यानी इवन हो, तो उनका दो गुणनखंड हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट होगा। अन्य कोई गुणनखंड हो भी सकता है या नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दूसरा नहीं है, यहाँ पे दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे पता नहीं है, कुछ ना कुछ तो गुणनखंड है। लेकिन ये दोनों गुणनखंड हमेशा प्रेजेंट हो गए जब संख्या डिफरेंस हो रहा हो और उनकी पावर सम हो यानी इवन नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब संख्या में डिफरेंस हो रहा हो और पावर नेगेटिव हो तो उसके फैक्टर क्या होंगे। तो आपने पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस एफ बी, तो यहाँ प्लस एफ बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है। दूसरा अगर ए क्यूब माइनस ए की पावर अगर 5 माइनस बी की पावर 5 करेंगे तो इसमें से क्या आएगा, इसमें भी आ रहा है ए माइनस बी, यहाँ पे कुछ आ रहा है। दूसरी में मेरे कहने का क्या तात्पर्य हुआ, अगर पावर संख्या का डिफरेंस हो रहा है और पावर अगर ओड नंबर यानी सम इवन विषम संख्या है तो वहाँ पे क्या होगा, इनमें एक गुणनखंड हमेशा ए माइनस बी आएगा ही आएगा, बाकी और कुछ भी आ सकता है लेकिन एक गुणनखंड हमेशा ए माइनस बी आएगा। इनमें दो गुणनखंड हमेशा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़नी है आपको, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें कॉमन क्या आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 करते हैं तो उसमें क्या आता है, इसमें भी ए प्लस बी कॉमन आता है। तीसरे में मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर संख्याएं का योग हो रहा है और उनकी पावर अगर विषम है तो उसमें एक गुणनखंड ए प्लस बी ऑलवेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, चाहे उसकी पावर कितनी भी चली जाए,
ए प्लस बी हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट होगा अगर संख्या विषम में हो और उनका दोनों का योग हो रहा है। अगर संख्या विषम में हो और उनका अंतर हो रहा है तो ए माइनस बी आएगा फैक्टर। अगर संख्या का अंतर हो रहा है और संख्या अगर इवन नंबर है तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस माइनस बी दोनों फैक्टर आएंगे। ठीक है, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन करो आप। क्वेश्चन क्या कहता है कि x की पावर 71 प्लस 1। फर्स्ट क्या कहता है, x की पावर 71 प्लस 1। ठीक है, यह किससे भाज्य है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 71 प्लस 1 की पावर 71, क्योंकि 1 की पावर कितनी लो 1 ही आएगा। अभी मैंने क्या बताया था, अगर संख्याओं का योग हो रहा है और संख्याएं अगर की पावर अगर विषम है यानी ओड है तो उनमें कौन सा फैक्टर मौजूद होगा, a प्लस बी। इनमें हमेशा a प्लस बी फैक्टर मौजूद होगा, तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1। उसमें चाहे पावर कुछ भी हो लेकिन ये एक फैक्टर तो हमेशा आएगा ही आएगा। मतलब ये संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी, x प्लस 1 से भाज्य होगी। समझ में आया कि जब मैंने अभी पिछली बार पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था, अगर संख्याएं का योग हो रहा है और उनकी पावर अगर विषम है तो उसमें a प्लस बी का फैक्टर तो मौजूद होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं। तो a प्लस बी क्या बन जाएगा, x प्लस 1। ये संख्या हमेशा ऑप्शन नंबर ए x प्लस 1 से भाज्य होगी। सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड में क्या पूछ रहा है कि x की पावर 51 माइनस 1, x की पावर 51 माइनस 1, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 51 माइनस 1 की पावर 51 लिख सकते हैं। अब ये कौन सा बन गया, तो ये वह बन गया जब मैंने कहा था कि अगर संख्याओं का डिफरेंस हो रहा है और उनकी पावर अगर ओड है तो उनमें एक फैक्टर क्या होगा, हमेशा एक फैक्टर होगा x माइनस 1। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे a क्या हो जाएगा x और b क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे फैक्टर क्या आएगा a माइनस बी यानी x माइनस 1। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, x प्लस 1। ये हमेशा x प्लस 1 से भाज्य होगी और ये हमेशा x माइनस 1 से भाज्य होगी। ठीक है, याद रखना आपको दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेम सा क्वेश्चन है, उसमें इसमें x थे और उसमें नंबर्स थे। नेक्स्ट क्या कहता है कि 46 की पावर 71 प्लस 34, 46 की पावर 71 प्लस 34 की पावर 71। फर्स्ट क्वेश्चन, ये किससे भाज्य है? तो अभी मैंने क्या बताया था कि जब a की पावर a और b दो ऐसी संख्या हो जिनकी पावर अगर विषम हो और सेम पावर हो तो दोनों का योग हो रहा तो उसमें कॉमन क्या आएगा, उसमें एक ऐसा गुणनखंड बनेगा a प्लस बी। क्या बनेगा, a प्लस बी। तो ये वैल्यू क्या है, a है, ये क्या है, b है। तो इनमें एक गुणनखंड क्या बनेगा, a प्लस बी, यानी 46 प्लस 34 तो इन दोनों में बनेगा ही बनेगा। फिर इनका कोई कुछ भी बन सकता है। तो ये क्या हुआ, ये बन गया 80। मतलब ये संख्या हमेशा 80 से भाज्य होगी, 80 या उसके कुछ ही किसी गुणनखंड से हमेशा भाज्य होगी। ठीक है, दूसरी क्या बन रही है, दूसरी है 2 की पावर 39 प्लस 3 की पावर 26। 2 की पावर 39 प्लस 3 की पावर 26। इन दोनों में क्या हो रहा है, इनमें घात सेम नहीं है। क्या करते हैं हम, कोशिश करते हैं घात को सेम बनाने की। जब अगर घात को सेम बनाना हो तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों घात में 13 का फैक्टर आ रहा है, मतलब 13 का गुणनखंड मौजूद है। तो हम 13 से बना सकते हैं, हाँ सर। 2 की पावर इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 13 बच जाएगा, प्लस 3 की पावर अभी यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 13 बच जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 8 की पावर 13 प्लस 9 की पावर 13। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर विषम है और संख्याओं का योग हो रहा है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बनेगा, यहाँ पे फैक्टर बनेगा a प्लस बी। ठीक है, पहले वाला है फैक्टर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 प्लस 9 और दूसरा फैक्टर कुछ भी आ सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि यह संख्या हमेशा 17 से भाज्य होगी। बाकी 17 या उसके फैक्टर या 17 का फैक्टर तो 17 या एक ही होता है। तो इसकी क्या मतलब है, हमेशा 17 से भाज्य होगी। तीसरा पढ़ो। तीसरा क्या कह रहा है कि 3 की पावर 3333, 3 की पावर 3333 प्लस 4 की पावर 2200, ये किससे भाज्य है? तो हम देख रहे हैं कि पावर सेम नहीं है,
लेकिन हम सेम बना सकते हैं। कैसे? अगर इसमें पावर में 3 कॉमन ले ले तो ये कितना बचेगा, 1 1 1 1, प्लस यहाँ पे अगर पावर में 2 कॉमन ले ले तो ये कितना बचेगा, ये भी 1 1 1, यानी पावर अभी सेम बन गई है। ठीक है, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 27 की पावर आ जाएगी 1 1 1, प्लस यहाँ पे 16 की पावर आ जाएगी 1 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे घात विषम है और संख्याओं का योग हो रहा है, तो इसमें फैक्टर क्या बनेगा, a प्लस बी, ये बन जाएगा 27 प्लस 60। तो ये संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी, होगी 43 से। ठीक है, 4 नंबर क्या बोल रहा है, 4 नंबर बोल रहा है कि 41 की पावर 121 प्लस 32 की पावर 103। ये क्वेश्चन आपको करना है, और सॉरी ये मैं करा देता हूँ, नेक्स्ट आप कर लेना, एक मैं करा देता हूँ, एक आप कर लेना। 1 की पावर 121 प्लस 32 की पावर 103 प्लस 15 की पावर 121 प्लस 24 की पावर 103। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो संख्या ऐसी है जिनकी पावर सेम हो, और ये दो संख्या ऐसी है जिनकी पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बना, 41 की पावर 121 प्लस 15 की पावर 121, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बना, 32 की पावर 103 प्लस 24 की पावर 103। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बन रहा है, यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जो योग हो रहा है और उनकी पावर ओड है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस, यानी ए प्लस बी फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या फैक्टर बन रहा है, यहाँ पे भी संख्याओं का योग हो रहा है और एक पावर ओड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 प्लस 24, यहाँ पे कुछ है। ठीक है, जब हम दोनों में देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं ऊपर लिखा देता हूँ, जब हमने देखा कि यहाँ पे क्या बन गई संख्या, यहाँ पे बन गई 40 और 15 कितने हो गए 56, यहाँ पे कुछ भी गुणनखंड है, प्लस यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ पे भी बन गई 56, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 56 कॉमन आ गया। तो मान लो यहाँ पे, मान लो हमने ए कोई गुणनखंड है, यहाँ पे बी है, तो ये क्या बन जाएगी ए प्लस। इसका क्या मतलब हुआ कि ये संख्या हमेशा 56 या उसके किसी फैक्टर से हमेशा डिविजिबल होगी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है घर पे। दोस्तों बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज बहुत कुछ पढ़ा दिया, क्लास बहुत लंबी जा रही है, आप भी पढ़ नहीं पाओगे, इससे अच्छा हम नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है, इससे आगे मैं